नमस्कार दोस्तों। आज हम कृषि बिल 2020 पर बात करेंगे। इस पर बहुत विवाद चल रहा है, आपने सुना भी होगा और यह अभी चर्चा में भी है, तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। इसे अध्यादेश लाकर जून 2020 में पारित किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश तभी जारी होता है जब संसद की कार्रवाई ना चल रही हो। तो वर्तमान सरकार ने कृषि के 3 बिल या अध्यादेश पारित किए हैं, जो कि लोकसभा में पारित हो गए हैं तथा राज्यसभा में 2 बिल पारित हो चुके हैं। इनमें से पहला है आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 1955। इसमें संशोधन किया गया है। यह बिल जमाखोरी को रोकने के लिए लाया गया था और वर्तमान सरकार ने 2020 में इस बिल में संशोधन करके दलहन, अनाज, तिलहन, खाद, प्याज, तेल, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। इसमें अब पहले क्या था कि पहले इनको एक निश्चित सीमा तक स्टोर किया जा सकता था, परंतु अब वर्तमान में ऐसी कोई सीमा नहीं है और इस सीमा को हटा दिया गया। परंतु आपातकाल और युद्ध के दौरान इन पर रोक रहेगी, यानी इनके स्टोर पर रोक रहेगी। और इसमें सरकार ने तर्क दिया है कि देश में इनकी अधिक पैदावार हो रही है, तो इसलिए इन्हें स्टॉक करने के लिए छूट दे दी गई है। अब इसके लाभ क्या हैं? निश्चित सीमा से अधिक पहले कोई आवश्यक वस्तुएं स्टोर नहीं कर सकते थे, परंतु अब कर सकते हैं और तथा मूल्य अधिक होने पर बेच सकते हैं। जैसे कि यदि आपको अभी मूल्य कम मिल रहा है तो आप उसको स्टोर करके रख लीजिए और फिर बाद में बेच दीजिए। और फिर इसके बाद आते हैं हम, अधिक उत्पादन होने पर वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है तथा और अब इसकी हानियाँ और देखते हैं। हानियाँ, जमाखोरी बढ़ेगी, वो तो सीधी बात है। यदि कोई भी वस्तु कोई अधिक से अधिक स्टोर करके रखेगा और बाज़ार में उसकी कमी आ गई तो वो तो जमाखोरी बढ़ेगी और उससे महंगाई भी बढ़ेगी। और बड़े किसानों को लाभ होगा। अब छोटे किसानों के पास तो इतनी व्यवस्था होती नहीं है कि वो स्टोर करके रख सकें साल 1.5 साल के लिए। बड़े किसान ही करेंगे। व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा और आम जनता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कोई भी वस्तु जिसकी जमाखोरी होगी, कीमत बढ़ेगी तो वो तो आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा ही। दूसरा बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। इसमें किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की इजाज़त दी गई है। अब इसी से संबंधित एक मामला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू बेचने पर रोक लगा दी थी उड़ीसा को। अब पश्चिम बंगाल सरकार के जो किसान थे वो आलू बेच रहे थे उड़ीसा को। उड़ीसा में आलूओं की कमी थी और पश्चिम बंगाल में आलू ज़्यादा हुए थे, मगर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। मगर अब इस बिल के पारित होने के बाद अब कोई भी सरकार ऐसे रोक नहीं लगा सकेगी। और एमएसपी को वैसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि सरकार द्वारा एक रेट फिक्स कर दी जाती है। किसी भी अनाज के लिए एक रेट फिक्स कर दी जाती है कि इतनी रेट से कोई कम नहीं बेचेगा या कम में नहीं खरीदेगा, तो उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब इसके लाभ क्या हैं? एक देश एक कृषि बाजार के तहत उठाया गया यह पहला कदम है और देश में कहीं भी किसानों को अपनी फसल बेचने की इजाज़त होगी। एपीएमसी यानी कि मंडी बाज़ारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अवसर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ऑनलाइन व्यापार और ऑनलाइन खरीदी, ई मंडी, इनको बढ़ावा मिलेगा। और कोई भी राज्य सरकार, जैसे कि अभी जो टैक्स लेते थे किसानों से, व्यापारों से और या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करते थे उनसे, अब उनसे कोई टैक्स नहीं लेगा। और अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा। जैसे कि यदि कहीं पर फसल अधिक हुई है और दूसरी जगह कम हुई है, तो वहाँ पर जहाँ पर कम है वहाँ पर मांग अधिक होगी, तो जहाँ पे अधिक हुई है वो लोग वहाँ पे दूसरी जगह जाकर बेच सकते हैं। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? तो राज्यों को मंडी से जो आय प्राप्त होती थी वो समाप्त हो जाएगी, तो उनका तो राजस्व घट गया राज्य सरकारों का। अब किसान इतने शिक्षित तथा प्रशिक्षित नहीं है कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग, व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इनका सही से उपयोग कर सकें और छोटे किसानों को इसमें कम लाभ होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटे किसान के पास इतनी व्यवस्था हो या उसका इतना अनाज हो कि वह एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाके बेच सके या बेच पाए। इसमें व्यापारियों द्वारा कोई समर्थन मूल्य नहीं, मतलब इसमें व्यापारियों द्वारा कोई समर्थन मूल्य की बात ही नहीं है कि इतनी एक रेट फिक्स है कि हम इससे नीचे नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कितना भी रेट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और वर्ष 2006 में बिहार ने एपीएमसी यानी कि वहाँ की जो मंडी थी उन्हें समाप्त कर चुका है। एक तरीके से देखा जाए, अब बिहार में कहीं भी जाकर ऐसा हो गया था कि कहीं भी आप अपने अनाज को ले जाइए, जहाँ पे आपको भाव मिल रहा है वहाँ पर बेचिए, मगर बिहार सरकार में इसका कोई लाभ देखने को नहीं मिला है।
जबकि बिहार के जो लोग हैं वो दूसरी जगह जाकर अपने अनाज और कृषि के जो उपज होती है उन्हें बेचते हैं। और इसके बाद तीसरा अधिनियम आता है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020। इसे यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो यह अनुबंध पर खेती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसमें किसान अपनी ज़मीन पर खेती तो करता है लेकिन वह दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वह किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट के समय ही उसमें मतलब अनुबंध किए जाते हैं कि कैसे क्या बोना है, कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, फसल कितनी उगाई जाएगी, कितनी भूमि में उगाई जाएगी, दाम क्या होगा फसल का। और इसके अलावा जो भी बीज, सिंचाई और मजदूरी का जो भी खर्चा होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ही उठाता है। और इसमें दाम भी पहले ही फसल से पहले ही फिक्स कर लिए जाते हैं कि इतने दाम में इस फसल को ख़रीदा जाएगा। और फसल की क्वालिटी का भी निर्धारण कर लिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि कितने सालों के लिए यह अनुबंध होता है। तो यह अनुबंध आप 1 से लेकर 5 साल के लिए कर सकते हैं। इसमें बिचौलियों की भूमिका ख़त्म हो जाती है। बिचौलिए यानी कि आपको मंडी में जाके नहीं बेचना है, अब सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि इनको ही बेचना है तो उन्हीं को बेचना है आपको फिर फसल। और इसके बाद है विवाद की स्थिति में, जैसे कि यदि किसी व्यापारी और किसान में विवाद हो गया या कंपनी या किसान में विवाद हो गया तो उसका निपटारा कैसे होगा। उसका निपटारा आप पहले एसडीएम के पास जाएंगे, वो एक समिति बनाएंगे और फिर उस समिति के बाद में यदि आपका निपटारा नहीं हो तब आप फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएंगे और फिर वहाँ पर आपके विवाद का निपटारा होगा। आप सीधे न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और लाभ, इसके लाभ क्या हैं, खेती पर खेती मतलब अधिक संगठित बनेगी, यानी एक साथ ही फार्मिंग हुआ करेगी। मतलब एक ही चीज़ बो दिया, जिसने लिया है कॉन्ट्रैक्ट वो तो एक ही बोवाएगा, अच्छे बहुत सारे क्षेत्र में बोएगी। और उत्पादन की बिक्री सुनिश्चित रहेगी, यानी कि पता रहेगा कि बिकना ही है, ये तो ऐसा नहीं है कि रखा रहेगा। और किसानों को सीखने का अवसर मिलेगा। किसानों के खाद, बीज, सिंचाई पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और फसल की क्वालिटी और मात्रा में सुधार होगा। अब इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े व्यापारी और जो कंपनियां हैं उनका एक अधिकार टाइप का हो जाएगा कि ऐसे बहुत बड़ी ज़मीन पर केवल उन्हीं की फसल हो रही है, तो वो एक अधिकार जैसा हो जाएगा। और कम कीमत देकर किसानों का शोषण का डर है, यानी हो सकता है वो कीमत का जो निर्धारण करें अनुबंध में वो कम कीमत पर करें। और छोटे किसानों को इसका लाभ कम होगा। विवाद की स्थिति में अधिकारियों को व्यापारियों या कंपनियों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, सीधी सीधी बात है। और भूमिहीन किसानों के लिए इसमें कोई प्रबंधन नहीं है। भूमिहीन किसान मतलब जिन किसानों के पास में भूमि नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर अपना गुजारा करते हैं काम करके, उनके बारे में इस बिल में कोई प्रबंध नहीं है कि उनका क्या किया जाएगा, उनकी कैसे चलिए, उनके तो मतलब रोज़गारी समाप्त हो जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कैसा लगा ज़रूर बताएं।